हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है तनु क्लासेस 8 को। मैं आज की इस वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र का कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग लघु और दीर्घ दोनों प्रकार के प्रश्नों को लेके आए हैं, इसलिए आपको इन सभी प्रश्नों को हर हाल में आपको अच्छा सा पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से जितने भी प्रश्न है वो अनुभवी शिक्षकों के द्वारा तैयार किया गया है और आपके लिए खास करके जो अनुभवी जो गिना चुना प्रश्न होता है खास करके बोर्ड एग्जाम के लिए उसी प्रकार के प्रश्नों को जो है यहाँ लाया गया है। ठीक है, तो आप लोगों से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आप जानते हैं ऑब्जेक्टिव में अगर आप एक गलती कर देते हैं तो आपका नंबर खत्म, लेकिन सब्जेक्टिव में क्या है वैसा नहीं होता। सब्जेक्टिव में आपको नंबर जो है वो हर हाल में दिया जाएगा, चाहे आप थोड़ा बहुत भी लिखेंगे, थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन नंबर मिलेगा। ठीक है, तो कोई भी अगर टॉपर बनता है तो उसको जो कमांड है वो सब्जेक्टिव में रहता है, तो आप लोगों की सब्जेक्टिव में भी कमांड रहना चाहिए। इसलिए हम लोग जो है आपको लगातार सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहे हैं ताकि वो आपके लिए फायदे है ना। बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों। ऑब्जेक्टिव की तैयारी जो है वो आपकी अच्छी है लेकिन सब्जेक्टिव की नहीं है, इसलिए यहाँ पर सब्जेक्टिव कुछ ना कुछ सुनेंगे तभी तो आपका नंबर अच्छा आएगा, तभी तो आप एग्जाम में कुछ लिखेंगे। ठीक है, तो इसलिए कुछ ऐसे प्रश्न को लेकर आए हैं, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, आपको 100% याद हो जाएगा और आप एग्जाम में जाकर के अच्छे से आपको एग्जाम देना है। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके समक्ष में, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। ये आपको जो है शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। देखिए, भारत में हरित क्रांति का लाने का जो श्रेय है वो एम एस स्वामी को दिया जाता है। किसको? आपको सबसे पहला पॉइंट ये लिखना है कि भारत में हरित क्रांति लाने का जो श्रेय है वो किसको दिया जाता है? एम एस स्वामी को। ठीक है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1970 से 71 के बीच हुई थी। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1970 से 71 में हुई थी और हरित क्रांति का जो संबंध है वो है खाद्यान्न से, जैसे कि गेहूं, चावल, है ना। इस हरित क्रांति की वजह से ही जो है हम लोगों का जो खाद्यान्न है यानी कि जो गेहूं जो और चावल जो है उसका उत्पादन में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो गया। किसकी वजह से? हरित क्रांति की वजह से। ठीक है, तो हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। हरित क्रांति का सबसे गहरा प्रभाव जो है वो गेहूं की कृषि पर, गेहूं की खेती पर पड़ा था। गेहूं के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि किया गया। भारत में दूसरा हरित क्रांति हुआ था 1980 से 83 ईस्वी के बीच में। ठीक है, तो इस प्रकार का आपको आंसर लिखना है कि भाई सबसे पहले हरित क्रांति का जो श्रेय है वो एम एस स्वामी को दिया जाता है। पहला हरित क्रांति 1970-71 के बीच हुआ था, दूसरा 1980 से 83 के बीच हुआ था। ठीक है, और हरित क्रांति में ये हरित क्रांति जो है वो खाद्यान्न से संबंधित है, जैसे कि चावल, गेहूं, और इसका जो सबसे ज्यादा प्रभाव है वो गेहूं में पड़ा और गेहूं का जो उपज है वो बहुत ज्यादा बढ़ा, अत्यधिक वृद्धि हुआ। इस प्रकार के आप आंसर देंगे तो आपको जो नंबर है वो 100% मिलेगा। आपको जो एग्जामिनर कॉपी चेक करने वाला है वो आपको पूरा नंबर देगा, हर हाल में देगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। योजना अवकाश से आप क्या समझते हैं। जो भी पीडीएफ ले लिए हो उनको ये सारा पीडीएफ मिल चुका होगा, आप लोग ग्रुप में जाके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए योजना अवकाश से आप क्या समझते हैं। देखिए, भारत का अर्थव्यवस्था मिश्रित है। आप सबको पता है भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित है। जब यह योजना समाप्त हो गया तब एक वर्षीय योजना बनाया गया, है ना। 1966, 67, 1967, 68, 1968, 69 3 वर्ष में 3 वार्षिक योजनाएं आया, जिससे पंचवर्षीय योजना का विकास टूट गया। उसे ही योजना अवकाश कहते हैं। यह प्रश्न हम आपको पहले भी करवा चुके थे। जैसे कि आप सबको पता होगा जो भारत में जो है पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था, तो भारत में जो पंचवर्षीय योजना है वो 1951 से शुरू हुआ था और पहला पंचवर्षीय योजना चला था 1951 से 56 के बीच, जहां पर किस पर ध्यान दिया गया था? कृषि पर ध्यान दिया गया था ज्यादातर, यानी कि कृषि का बहुत ज्यादा विकास हुआ था 1951 से 56 के बीच। ठीक है, फिर जो दूसरा पंचवर्षीय योजना हुआ था वो हुआ था 1956 से 61 के बीच, और यहाँ पर जो है औद्योगिक पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया था। किस पर? औद्योगिक पर। आपको पूछा भी जा सकता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना कब हुई थी, तो आपको बोलना है 1956 से 61 के बीच, और यहाँ पर जो है औद्योगिक पर जो है बहुत ज्यादा विकास किया गया था, परिवहन पर बहुत ज्यादा विकास किया गया था। ठीक है, उसके बाद तीसरा योजना चला था 1961 से लेकर के 1966 के बीच। कब से? 1961 से 66 के बीच, और 66 के बाद जो ये पंचवर्षीय योजना है वो रुक गया और लगातार 3 साल तक रुक गया था, यानी कि 66 से लेके लगातार 69 तक कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं चला था। तो उसी दिन चला था एक वर्षीय योजना, उसी दिन, यानी कि जब ये पंचवर्षीय योजना खत्म हो गया लगातार 3 साल के लिए कोई भी जब योजना नहीं चला तो उसी को हम लोग कहते हैं योजना अवकाश। समझ में आ गया? यानी कि एक प्रकार का छुट्टी। योजना अवकाश का मतलब खत्म हो जाना, योजना का खत्म हो जाना, है ना। तो 3 वर्ष में 3 वार्षिक योजनाएं आया, जिससे पंचवर्षीय योजना का विकास टूट गया और उसे ही हम लोग कहते हैं अवकाश। चलिए अगला है विमानू राज्य से क्या समझते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका। देखिए, इस वीडियो में हम लोग जितना भी प्रश्न लेके आए हैं वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को आज जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, क्योंकि बहुत ही मेहनत से सारा प्रश्न को चुना जाता है, क्वेश्चन बैंक से, मॉडल पेपर से, सारे से चुन करके आप लोगों के लिए तैयार किया जाता है ना। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए ध्यान से आप लोगों को देखना है और वीडियो को शेयर भी करना है। चलिए, भारत का वह राज्य, बीमारू राज्य का मतलब हो गया क्या? भारत का वह राज्य जहां उद्योग का स्तर निम्न हो, यानी कि जहां पर औद्योगिक जो है जैसे फैक्ट्री वगैरह बिल्कुल ना हो। ठीक, संसाधनों का बहुत ज्यादा कमी हो, कृषि, सिंचाई, सड़क, बिजली, अस्पताल, शिक्षा, रोजगार, इन सभी चीजों की समस्या हो, ये कुछ भी चीज सही से ना मिले, दूसरे राज्यों पर निर्भर रहे,
ऐसे राज्यों को हम बीमारू राज्य की श्रेणी में रखते हैं, जैसे कि बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया। ठीक है, तो बहुत ही अफसोस की बात है, अभी भी हम लोगों के पास जो है औद्योगिक बहुत कम है, संसाधन तो है ही नहीं। कृषि के लिए पश्चिम चंपारण उधर जाइएगा पश्चिम की तरफ, तो वहां पर सिंचाई के लिए पानी नहीं है। इधर हम लोगों के उधर आप जब जाएंगे पूर्णिया कटिहार, उधर जब जाएंगे किशनगंज की तरफ, तो उधर बाढ़ बहुत ज्यादा आ जाता है। सड़क, बिजली, ये सब हमेशा खत्म, अस्पताल वगैरह कुछ है ही नहीं, शिक्षा रोजगार पूरा खत्म। तो इन सभी चीजों पर हम लोगों को दूसरे राज्य पर निर्भर रहना पड़ता है, फिर केंद्र सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है। इसी को कहते हैं बीमारू राज्य, है ना। इसी श्रेणी के जो भी राज्य है उसको बीमारू राज्य कहा जाता है, और एग्जाम्पल में बिहार और उड़ीसा है। ठीक है, अगला प्रश्न है नाटो क्या है। देखिए ये भी प्रश्न हम आपको करवा चुके हैं ना, इसी प्रकार का प्रश्न पूछता है, कुछ भी अलग नहीं होता वहां पर। ठीक है, देखिए नाटो जो है एक बहुत शक्तिशाली गठबंधन है, ठीक है, जो कि आज भी मौजूद है। ठीक है, नाटो जो है वो किसके द्वारा स्थापना किया गया था, वही अमेरिका के द्वारा। कब किया गया था, तो आप सबको डेट तो हम कई बार बता चुके हैं, है ना। 1949 को किया गया था, 1949 को। तो देखिए नाटो जो है एक बहुत ही बड़ा शक्तिशाली जो है गठबंधन है, यानी कि संधि है, जहां पर क्या होता है, जो कि आज भी है, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, इस गठबंधन के उद्देश्य से संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में सभी अमेरिकी और पश्चिमी यूरोपीय देशों की सामूहिक सैन्य सुरक्षा को बनाए रखना और पश्चिमी देशों के सैन्य, वैचारिक, सांस्कृतिक और आर्थिक वर्चस्व को बनाए रखना है। यह किसी भी अपने मित्र देश या उन देशों को जो उन्हें तेल इत्यादि प्राकृतिक संसाधन प्रदान करते हैं, उन्हें अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों के अनुकूल बनाए रखने के लिए अपनी मनपसंद सरकार और राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रखने के भी इच्छुक है। वे किसी अन्य देश को वहां अपनी सत्ता स्थापित करने या राजनीतिक व्यवस्था को उनके प्रतिकूल बनाने की इजाजत किसी कीमत पर नहीं देना चाहती है। कहने का मतलब है कि ये जो नाटो का जो स्थापना है, सबसे पहले आपको स्थापना का डेट लिख देना है, कब हुआ था, तो 1950 में हुआ था, है ना। उसके बाद इसका स्थापना क्यों किया गया था, तो उस वक्त में जो किया गया था इसका स्थापना, वो इसलिए किया गया था क्योंकि जो सोवियत संघ जो बढ़ रहा था उसको पश्चिमी यूरोप में, यानी कि यूरोप में आने के लिए नहीं देना चाहता था, उसी को रोकने के लिए नाटो की स्थापना किया गया। ये 2-3 पॉइंट लिखने के बाद आपको ये लिख देना है कि इसके साथ जो भी देश मिलता है, तो वो देश मिलने के बाद होता है क्या है, बेसिकली जैसे अब कोई भी संधि होता है तो उसमें क्या होता है कि 2 देश, 3 देश, 10 देश, 20 देश मिलता है। अब अगर ये 20 देश एक जगह मिल गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये भाई भाई हो गया। अब इस पर कोई भी हमला करेगा तो 20 मिलकर के हमला करेगा उस पर, है ना। तो यही है संधि का मतलब। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सारे प्रश्नों को आपको अच्छे से देखना है। अगला प्रश्न आपका सिंडिकेट क्या है, ये भी प्रश्न देखिए पूछा गया है, सिंडिकेट क्या है। सिंडिकेट के बारे में तो आपको हम पहले भी बता चुके हैं। जैसे 1967 में कांग्रेस पार्टी का बंटवारा हो गया था। कब हुआ था, 1967 में। एक का नाम रखा गया था कांग्रेस ओ, एक पार्टी का नाम रखा गया था कांग्रेस आर। कांग्रेस आर जो है वो इंदिरा गांधी की पार्टी थी, और कांग्रेस ओ जो है वो आपका सिंडिकेट का पार्टी था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सिंडिकेट जो है मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, देखिए सिंडिकेट कांग्रेस के उन शक्तिशाली नेताओं का गुट था, समूह था, जिनका कांग्रेस गठन पर बहुत ही ज्यादा नियंत्रण था। यानी कि सिंडिकेट एक समूह था, बड़े बड़े जो नेता थे उनका, है ना, और इसका बहुत ज्यादा प्रभाव था कांग्रेस पर। तो जैसे क्या हुआ, इंदिरा गांधी को जब प्रधानमंत्री बनाया गया सिंडिकेट के द्वारा 1966 में, जब उनकी मृत्यु हो गई लाल बहादुर शास्त्री की, तो उनके बाद प्रधानमंत्री जो है किसको बनाया गया, तो इंदिरा गांधी को। ठीक है, तो ये लोग सोचा, सिंडिकेट सोचा कि वो जो है हम लोगों के इशारे पर चलेगा इंदिरा गांधी, लेकिन इंदिरा गांधी वैसे थी नहीं, तो किसी के इशारे पर नहीं चला। तो यही लोग छोड़ दिया पार्टी को, और पार्टी को जब छोड़ दिया तो वही कांग्रेस पार्टी 1967 के बाद कमजोर हो गया। आप लोग को तो कई बार पढ़ाए है ना। तो सिंडिकेट कांग्रेस के उन शक्तिशाली नेताओं का गुट था जिनका कांग्रेस गठन पर बहुत ही ज्यादा नियंत्रण था। इन नेताओं में सबसे पहला है कामराज, उसके बाद दूसरा है M.K. पाटिल, तीसरा है निजलिंगप्पा, चौथा है अरुण घोष। इन नेताओं में नाम है, ये बहुत बड़े बड़े नेता थे। नेहरू के देहांत के बाद लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में सिंडिकेट के नेताओं को बहुत बड़ी भूमिका थी, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है, आपका इंदिरा गांधी होगी, तो जब नेहरू जी मृत्यु हो गए उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री को भी और इंदिरा गांधी को भी प्रधानमंत्री जो बनाया, तो उसमें सिंडिकेट का बहुत बड़ा रोल था। सिंडिकेट में कौन कौन सा लोग है, एक है के कामराज है ना, M कामराज है, उसके बाद M.K. पाटिल है, निजलिंगप्पा, अरुण घोष, ये सभी है। ठीक है, तो ये सभी का बहुत बड़ा रोल था वहां पर इन लोगों को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखिएगा, तीसरी दुनिया से क्या समझते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो भी PDF नहीं लिए प्लीज, क्योंकि ये सारा इंपॉर्टेंट है, एक दो बार पढ़िएगा तभी याद रहेगा। ठीक है, देखिए तीसरी दुनिया से आप क्या समझते हैं। तीसरी दुनिया अर्थात नवोदित विकासशील देश जो पूंजी के अभाव में अपना कच्चा माल को उत्पादन की प्रक्रिया में सहायक नहीं बना पाते थे, इसलिए वे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर निर्भर थे। पूंजीवादी देश उन पर अपना अधिकार ना जमा ले, विकासशील देशों के कच्चे माल पर उत्पादक राष्ट्रों का परमन अधिकार आदि सिद्धांतों पर आधारित हो। ठीक है, तो तीसरी दुनिया का मतलब हो गया, सिंपली कहने का मतलब तीसरी दुनिया हो गया कि जैसे सोवियत संघ और इधर आपका चल रहा था अमेरिका, दोनों के बीच चल रहा था। अब कोई देश के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, या तो सोवियत संघ जाओ या तो फिर वो जाओ।
लेकिन कोई सोवियत संघ में भी नहीं जाना चाहता था, ना ही अमेरिका में जाना चाहता था। वही एक अलग गुट बना लिया जो कि था गुट निरपेक्ष गुट। और वही वो कौन बनाया था, तो वो बनाया था, कौन बनाया था, विकासशील देश बनाया था। ठीक है, तो बस उसी को तीसरी दुनिया हम लोग कहते हैं। इस तरीके से भी आप आंसर लिख सकते हैं। अगला पंचवर्षीय योजना क्या है, बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए, भारत की योजना आयोग ने भारत के विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का विकास किया है ना, यानी कि भारत का सही से विकास हो, तो इसके लिए भारत सरकार ने क्या किया है, पंचवर्षीय योजना को लाया है। ठीक है, इसके तहत क्या होता है, भारत सरकार जो है अगले 5 सालों के लिए सरकार की आमदनी और खर्च की योजना बनाती है। यानी कि 5 साल में सरकार क्या क्या काम करेगी, कैसे कैसे करेगी, सारा प्लानिंग बनता है। उसके बाद कितना खर्च होगा वो भी बना देता है, सारा ब्यौरा तैयार हो जाता है। इनमें निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सीमित प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतम उपयोग किया जाता है। ये आपका संसाधन लिखा हुआ। ठीक है, तो इनमें क्या होता है कि जो भी प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि आप सबको पता ही, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर प्राकृतिक संसाधन को हम लोगों को सही से प्रयोग करना पड़ेगा ताकि जो फ्यूचर आने वाला जनरेशन है वो सही से जीवन यापन कर पाए, अपना जीवन को गुजार पाए। ठीक है, तो ये जो योजना बनता है पंचवर्षीय योजना, यहाँ पर भी उन चीजों को ध्यान में रख करके बनाया जाता है कि जो प्राकृतिक संसाधन है उसका सीमित उपयोग हो। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हो, जैसे पानी है उसका थोड़ा थोड़ा हो। कहीं पे रोड बनाना है तो पानी कितना लीटर यूज करना होगा उतना ही करे, उससे ज्यादा ना करे। और यह योजना जो है प्रत्येक 5 वर्षों के लिए लागू होती है ना। जब भी पंचवर्षीय योजना लागू होती है तो 5 वर्षों के लिए, इसलिए इसका नाम ही पड़ गया पंचवर्षीय योजना, यानी कि 5 वर्षीय योजना। ठीक है, और पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी, 1951 से 56। जब आंसर नहीं आए ना तो पंचवर्षीय योजना में यही सब लिख दीजिएगा कि पंचवर्षीय योजना का मतलब होता है जहां पर देश में हित को रख करके विकास के लिए योजना बनाया जाता है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली थी, दूसरी चली थी 56 से 61 तक, तीसरी चली थी 61 से 66 तक। पहली में कृषि पर ध्यान दिया गया था, कृषि पर सुधार हुआ था, दूसरी में उद्योग पर सुधार हुआ था। इस तरीके से जब आप लिखेंगे तो आपको नंबर एग्जामिनर जो है वो ठोक के नंबर देगा। जी हाँ, और इसी तरीके से आपको लिखना है। मैं बार बार आपको इसलिए बताता हूं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। मैं खुद नहीं चाहता हूं कि वीडियो बड़ा बने, लेकिन आपको बताने के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। स्क्रीनशॉट लेते हुए आप लोग चलेंगे, और जो पीडीएफ ले चुके हैं उनको दिक्कत नहीं, उनको पीडीएफ जो है मिल जाएगा आपको ग्रुप में, है ना, या फिर मिल गया होगा शायद, आप देख लीजिएगा ग्रुप में आप लोग व्हाट्सएप में। चलिए एक चीज आप देख लीजिए, जिसको अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको सिंपली इस नंबर पे 7667, ठीक है, 532320 7667532320 इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, और आपको जो है पूरे पीडीएफ मिल जाएंगे सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी आपका सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, है ना, सभी सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, बहुत ही कम प्राइस में। ठीक है, चलिए भ्रष्टाचार पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, यानी कि भ्रष्टाचार पर आपको एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए कह रहा है। देखते हैं। देखिए, भ्रष्टाचार का शाब्दिक अर्थ होता है वैसी शासन व्यवस्था जो सरकारी व्यवस्था का सहारा लेकर अपने अनुसार प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष ढंग से दूसरों का शोषण करना होता है। सिंपली कहने का मतलब, जैसे आजकल हम लोग ब्लॉक जाते हैं या कोई भी बड़ा नेता के पास जाते हैं, थाना के पास जाते हैं, तो हम लोगों को घूस देना पड़ता है। तो घूस कैसे देना पड़ता है, तो भ्रष्टाचार किसको कहते हैं, तो जैसे थानादार जो है या फिर ब्लॉक में जो ऑफिसर है वो क्या किया, सरकारी पहले बहाल हुआ, फिर सरकारी पद का फायदा उठा करके हम लोगों से घूस लिया, इसी को कहता है भ्रष्टाचार। ठीक है, तो वैसी शासन व्यवस्था जो सरकारी व्यवस्था का सहारा लेकर के, यानी कि थाना का सहारा लिया, ब्लॉक का सहारा लिया, सरकारी व्यवस्था का सहारा लेकर के अपने अनुसार प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष ढंग से, या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली हम लोगों का शोषण करता है, उसी को कहते हैं भ्रष्टाचार। और भ्रष्टाचार मूलतः गलत ढंग से आर्थिक लाभ प्राप्त करना या फिर अपने निजी स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक पद अथवा सत्ता का दुरुपयोग करते हुए नगर धनराशि या उपहारों के रूप में सभी प्रकार के बेईमानी से प्राप्त चीज का समावेश होता है। यानी कि सिंपली जो ये भ्रष्टाचार होता है वो अपने फायदे के लिए या फिर अपने स्वार्थ के लिए, है ना, अपने जो भी उसका है, जो भी चीज है, अपना धनराशि को जमा करने के लिए, यानी कि वो अपने लिए जो है वो इन चीजों को करता है। आज भ्रष्टाचार की परिप्रेक्ष्य में जो स्थितियां देश में देखने को मिल रही है वह हमारे चारित्रिक स्खलन का नतीजा है। मंत्री हो या बड़ा बाबू, देखिए यहाँ पर दिया भी गया, मंत्री हो या बड़ा बाबू सभी भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। जिसे जहां मौका मिला है वही हाथ मार रहा है ना, चाहे मंत्री हो या बड़ा बाबू, जिसको जहां मिल रहा है वो वही पे हाथ मार रहा है। इस तरीके से जो है आज हम लोगों का देश का स्थिति हो गया है, खास करके भ्रष्टाचार को लेकर के। ठीक है, तो ये भ्रष्टाचार को मिटाना जरूरी है, और इसको कौन मिटाएगा, इसको आप ही लोग मिटा सकते हैं। आप लोग डीएम वगैरह बनेंगे, बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर बनेंगे, तभी आप ही लोग मिटा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पर संक्षिप्त में लिखे। देखिए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम ये कब हुआ था, तो 1956 में हुआ था। और एक राज्य पुनर्गठन आयोग, क्या है, राज्य पुनर्गठन आयोग। तो राज्य पुनर्गठन आयोग जो है वो कब हुआ था, 1953 में। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था कि भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण हो। तो पहले सबसे पहला देश भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य जो बना था वो कौन बना था, वो बना था आंध्र प्रदेश, जिसका राजधानी हैदराबाद, है ना। तो सबसे पहला जो बना था वो था आंध्र प्रदेश।
उनके बाद उसी के बाद 1956 में एक कानून बन गया कि कोई भी भाषा के आधार पर बन सकता है, कानून बन गया वो, और वो बना राज्य पुनर्गठन अधिनियम। कब बना था? 1956 में। तो इसी पर आपको लेख लिखना है। वैसे तो हम आपको सारा चीज बता दिए, कोई चीज को लिख दीजिएगा तब भी नंबर मिल जाएगा। देखिए, आंध्र प्रदेश के गठन के साथ ही देश के दूसरे हिस्सों में भी भाषाई आधार पर राज्यों का गठित का संघर्ष चल पड़ा। यानी कि जब आंध्र प्रदेश का 1953 में गठन हुआ, कब हुआ था? 1953 में, जब आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर राज्य बना, तो अब जो दूसरे भाषा के लोग थे, जैसे कि महाराष्ट्र में थे, है ना, महाराष्ट्र गुजरात अलग हुआ, बंबई में थे, है ना, तो इस तरह के वहाँ के जो लोग हैं वो लोग भी अब चाहने लगा क्या कि हम लोग को भी जो राज्य चाहिए वो भाषा के आधार पर हम लोग भी अलग होंगे। ठीक है, तो संघर्ष करने लगा, लोग आंदोलन करने लगे, लड़ाई वगैरह होने लगा, हिंसा होने लगी। इस संघर्ष से बाध्य होकर केंद्र सरकार जो है 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया, और बस इसी को लेकर के जो केंद्र सरकार है फिर वो 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना दिया कि चलो ठीक है, इसके आधार पर हो जाएगा। फिर इस आयोग का काम राज्यों के सीमांकन के मामले पर गौर करना था, और इस आयोग का, राज्य पुनर्गठन आयोग का काम क्या था? राज्यों के सीमांकन के मामलों पर गौर करना। इसने अपने रिपोर्ट में स्वीकार किया कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहां बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होनी चाहिए, और ये राज्य पुनर्गठन आयोग में इस बात को लिखा गया कि जब जो भी वहां का सीमा भाषा होगा, जो भी राज्य वाला भाषा होगा, उसी के आधार पर उस राज्य का निर्माण होगा। ठीक है, फिर आगे देखिए, इसने अपने रिपोर्ट में स्वीकार किया कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहां बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होनी चाहिए। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ। इस अधिनियम पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ठीक है, तो इसी नियम पर जो है फिर क्या बना, यानी कि इसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर फिर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम बन गया, और इस अधिनियम के आधार पर टोटल अभी तक 14 राज्य और 6 केंद्र शासित बनाए गए हैं भाषा के आधार पर। ठीक है, तो राज्य पुनर्गठन आयोग पर आपको ये डिफिनेशन लिख देना है। बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है आप लोगों को? मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको जैसे देख ही रहे हैं पूरी तरीके से आपको तैयारी कराई जाती है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, आपका सारा सब्जेक्ट को हम लोग देख करके आपको पढ़ा रहे हैं। कौन सा जरूरी है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं पढ़ाने का, बस आप लोग अपना शर्त रखिए कि आपको भी अच्छे से पढ़ना। ठीक है, बिल्कुल। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम लोग कोशिश करेंगे, लड़ते रहेंगे जब तक हम लोग जीत नहीं जाते हैं, है ना। हारेंगे, गिरेंगे गिरेंगे गिरेंगे, लेकिन फिर भी उठ खड़ा होंगे और लड़ेंगे, और लड़ेंगे। जैसे नींद अभी आती है, रात है, दिन है, कुछ नहीं, अभी नहीं देखना है, कुछ दिन अच्छे से लड़ना है, अच्छे से मेहनत करना, संघर्ष करना है, क्योंकि भाई जितना घिसेंगे उतना चमकेंगे, हीरे की जैसा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या था, संघशासित क्षेत्र क्या है। और मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो जितना जल्दी हो सके आप लोग ले लीजिए, क्योंकि बाद में लेने पर कोई फायदा नहीं है। ठीक है, 7661532320 सिर्फ और सिर्फ 249 रुपये में आपको सारा पीडीएफ हम दे रहे हैं, सभी सब्जेक्ट का, आपका चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, सभी का दे रहे हैं। तो बहुत ही कम प्राइस में आपको क्वेश्चन बैंक, गेस क्वेश्चन, जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वीवीआई वाला सब दे रहे हैं। ठीक है, तो जिनको भी लेना है वो फटाफट ले लीजिएगा, आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी इससे। ठीक है, चलिए, तो संघ शासित क्षेत्र क्या होता है? तो भारत का वह भाग जिसका रख रखाव केंद्र सरकार द्वारा होता है, उसी को हम लोग संघ शासित प्रदेश भी कहते हैं, या फिर उसी को हम लोग केंद्र शासित प्रदेश भी कहते हैं। यानी कि केंद्र के द्वारा डायरेक्ट निर्माण होता है, वहां पर कोई भी मुख्यमंत्री नहीं होता है ना। लिख सकते हैं आगे आप कि वहां पर जो है कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बनता है, वहां का जो भी नियंत्रण है वो डायरेक्ट केंद्र के द्वारा होता है, केंद्र में जो सरकार होती है। एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं, जैसे भी वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तो कोई केंद्र शासित का नाम लेकर के, यानी कि क्वेश्चन को, आंसर को बड़ा बनाने के लिए आप कुछ भी जोड़ सकते हैं पॉइंट को, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर 1 भी नहीं कटेगा आपका, मैं आपको लिख के देता हूँ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कामराज योजना क्या था। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता सरकारी पदों को छोड़कर संगठन में काम करने लगे ताकि कांग्रेस का पुनर्गठन किया जा सके। इसी योजना को कामराज योजना कहा गया। ठीक है, यानी कि बड़ा बड़ा पार्टी नेता जो है वो सरकारी पदों को छोड़कर के संगठन में काम करने लगा, और इसी को क्या कहा गया, कांग्रेस का पुनर्गठन किया जा सके, यानी कि इसलिए वो पदों को छोड़ दिया, और इसी योजना को कामराज योजना कहा गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के 7 वर्तमान दलों के नाम बताएं अभी प्रेजेंट में। देखिए, भारत के 7 राष्ट्रीय दल का नाम है, सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दूसरा है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, क्या है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, तीसरा भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी। ठीक है, उसके बाद बीजेपी की स्थापना कब हुई थी, 1980 में। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, ये पूछा जाता है 1885 में, जो पूछा जाता है वो देख लीजिएगा। और उसके बाद चौथा है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, पांचवा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, छठा है सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस, उसके बाद उससे आगे है बहुजन समाज पार्टी। ठीक है, तो ये सारा पार्टी का नाम है, टोटल 7 पार्टी का नाम है, आप लोग हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ था, है ना, आप लोग को पता है, प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ था। द्वितीय आम चुनाव 1957 में हुआ था। तृतीय आम चुनाव जस्ट 5 साल के बाद यानी कि 1962 में हुआ था। ठीक है, 1962 में। ठीक है, चलिए अगला है, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, कारण बताइए। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इसका आपको कारण बताना है। देखते हैं, देखिए,
जम्मू कश्मीर को भारत में विलय पत्र के द्वारा मिला दिया गया, लेकिन हमारे संविधान की धारा 370 में यह कहा गया कि जम्मू कश्मीर की अपना संविधान होगा, यहाँ भारत का कोई भी व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता है। इनको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है। कहने का मतलब है कि जम्मू कश्मीर, यानी कि आपको वही डिफिनेशन लिखना है। अभी तो वैसे धारा 370 खत्म हो गया है, आपको डिफिनेशन सिर्फ ये लिखना है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कैसे है, कारण बताइए। तो आपको बताना है कि देखिए वो जो है विलय पत्र पर हम लोग को हस्ताक्षर करके वो हम लोग के साथ मिल के तो है, लेकिन उनका अलग संविधान है, उनका सब कुछ अलग है, उनका संविधान अलग है, उनका झंडा अलग है, उनका वहाँ पर कोई भारतीय जाकर के जमीन नहीं खरीद सकता है। तो इस तरह का उनका समझिए कि एक देश ही अलग, इसलिए वो भारत का होकर भी एक अभिन्न है ना, इसलिए हम लोग भारत का अभिन्न अंग उसको कहते हैं। ठीक है, अगला है राज्य व संघ शासित प्रदेश में क्या क्या अंतर होता है, यानी कि राज्य और केंद्र शासित। देखिए केंद्र शासित और संघ शासित में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। राज्य जो है टोटल अभी 28 है, केंद्र शासित प्रदेश या फिर संघ शासित प्रदेश वो कितना है 8 है। इसमें आपको इस वर्ड में आपको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अब इन दोनों में आपको अंतर पूछ रहा है तो देख लेते हैं। सबसे पहले राज्य में देखते हैं। देखिए राज्य आपको जो है ना कॉपी में इस तरीके से लिखना है, मैं यहाँ पर मैं सही नहीं कर पाया, ये राज्य लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर लिखना है केंद्र शासित प्रदेश। उनके बाद यहाँ पर एक लाइन फाड़िएगा बीच में, है ना, इस तरीके से पेज के बीच में लाइन फाड़िएगा, उसके बाद एक एक करके पॉइंट को यहाँ लिखते जाइएगा, एक एक करके पॉइंट को यहाँ लिखते जाइएगा। इस तरीके से लिखिएगा तो आपको नंबर जो है फुल मिलेगा। बाकी आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं जैसे हम लिखे हैं। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पर अच्छे से। देखिए राज्य व केंद्र शासित क्षेत्रों में क्या क्या अंतर है देखते हैं। देखिए राज्य का जो आकार है वो संघ शासित क्षेत्रों से बहुत ज्यादा बड़ा होता है, बिल्कुल सही बात है। राज्य का जो आकार है वो बहुत बड़ा होता है केंद्र शासित प्रदेश से, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, राज्य में केंद्र और राज्य दोनों शासन चलता है, यानी कि राज्य में जो है केंद्र का भी कुछ कुछ कानून चलता है, राज्य का भी कुछ कुछ कानून चलता है, तो यानी कि दोनों का चलता है। ठीक। तीसरा, राज्यों को संघ शासित क्षेत्रों का दर्जा नहीं दिया जा सकता है, यानी कि राज्यों को जो है संघ शासित क्षेत्रों के जैसा दर्जा नहीं दिया जाता है। राज्य की संख्या जो है वो अधिक है, कितनी है 28 है, याद रहेगा आप लोग को, राज्य की संख्या कितनी है 28 है। ठीक है, अगला आप देख लीजिए संघ शासित प्रदेश के बारे में। देखिए संघ शासित क्षेत्रों का जो आकार है वो सबसे छोटा होता है, राज्य से छोटा होता है, हमेशा राज्य से छोटा। इसकी संख्या अभी कितनी है 8 है। ठीक है, उसके बाद संघ शासित प्रदेश को केंद्र का दर्जा दिया जाता है, संघ शासित प्रदेश को केंद्र का दर्जा दिया जाता है। इसकी जनसंख्या तो नहीं होगा, इसकी संख्या जो है वो बहुत कम होता है। ठीक है, तो इस तरीके से संघ शासित प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश में आपको अंतर बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका क्या था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आजादी के समय भारत को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, इसको देख लीजिएगा आप लोग। देखिए आजादी के समय भारत को निम्नलिखित चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। पहला, क्योंकि जब आजाद हुआ था तो उसी में पाकिस्तान बंटवारा हो गया था, तो राज्य को एक करने में बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। दूसरा, सभी वर्गों के विकास करने की चुनौती, यानी कि अलग अलग वर्ग के लोग, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पर रहते थे, सभी का विकास हो। तीसरा, लोकतंत्र को कायम रखने की चुनौती, सबसे बड़ी चुनौती तो लोकतंत्र को कायम रखने की थी। ठीक है, तो इस तरीके का बहुत सारा चुनौती था, है ना। ठीक है, तो आज जो है हम लोग इतना ही प्रश्न को करेंगे। टोटल आपका शायद 15 या 16 प्रश्नों को हम करवाएं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज का जो सेशन है वो आपको अच्छा लगा होगा। फिर जो है हम लोग, क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा है, जैसे आप देख सकते हैं ये पीडीएफ में सिर्फ एक क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन बहुत है। टोटल लगभग आपका यानी कि जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन को यहाँ पर लिया गया है। ठीक है, तो एक एक करके आपके लिए वीडियो भी कोशिश करेंगे बनाने का। बाकी वीडियो अगर पूरा नहीं बनेगा तो भी आप लोग पीडीएफ वगैरह ले लीजिएगा, ताकि ये पीडीएफ आपको हम तुरंत जो ले लीजिए उनको व्हाट्सएप में मिल भी चुका होगा। कमेंट कर दीजिए, तो जो आप लोग देख रहे हैं वीडियो को एक बार कमेंट करिए तो क्या आप लोग को मिल गया है। ठीक है, तो उनको मिल भी क्या होगा, तो जितना जल्दी हो सके जो नहीं लिए प्लीज ले लीजिएगा। 249 रुपये आपको नहीं देखना है, हम लोग रुपया सिर्फ इसलिए ले रहे हैं ताकि जो ये टाइपिंग करता है, जो मेहनत करता है, जो काम कर रहा है हम लोगों का, उनको भी तो कुछ चाहिए ना, उनको भी हम लोग सैलरी वगैरह देते हैं, तो इसीलिए जो है हम लोगों को यहाँ पर लेना पड़ता है चार्ज। नहीं तो मेरा बच चलो तो मैं फ्री में यहाँ पर सारा चीज प्रोवाइड करूँ, लेकिन क्योंकि सारा लोग काम करते हैं, अब हम आपके लिए काम करते हैं, लेकिन जो आपके लिए काम करता है वो तो नहीं करेगा ना फ्री में, वो तो लेगा ही। तो इसीलिए जो है बहुत कम प्राइस रहेगा, सिर्फ 249। जिसको भी लेना हो जल्द से जल्द ले लेंगे। थैंक यू सो मच आप लोगों को इतना प्यार देने के लिए। आप लोग इसी तरह पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। अच्छे से तैयारी करें, मेहनत करें, आपको इधर उधर में नहीं घूमना है। ठीक है, थैंक यू।